नमस्कार, मैं मनु पवार और मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर गजेंद्र रावत। गजेंद्र भाई, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अ, और गजेंद्र भाई को जोड़ने की एक वजह खास ये है कि एक लंबी शीत निद्रा के बाद आखिरकार कांग्रेस को सुध आई है कि उत्तराखंड में 2027 में यानी सवा साल बाद चुनाव होने हैं। तो संगठन में कुछ फेरबदल किया जाए, कुछ चेहरों को सामने लाया गया है, एक टिकड़ी को सामने लाया गया है जिसमें गणेश गोदियाल को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव से पहले कैंपेन कमेटी प्रीतम सिंह के हवाले है, जबकि चुनाव मैनेजमेंट कमेटी दिग्गज हरक सिंह रावत के जिम्मे सौंपी गई है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है और काफी लंबे समय से इंतजार था कि कांग्रेस क्या बदलाव करती है अपने संगठन में, क्योंकि एक लंबे समय से सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। तो सवा साल करीब रह गया है चुनाव को, और ऐसे समय में इस बदलाव के क्या मायने हैं, कितना इंपॉर्टेंट बदलाव है, इससे क्या चीजें बदल जाएंगी। तो गजेंद्र भाई, पहले तो इसका मतलब समझाइए कि गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत, इस त्रिमूर्ति को कांग्रेस का चुनाव कैंपेन देने का क्या मतलब हुआ? दरअसल जो जिन परिस्थितियों में कांग्रेस पूरे देश में जो है सफर कर रही है, उन परिस्थितियों के जो दो चेहरे हैं, एक वो गणेश गोदियाल है और दूसरे हरक सिंह रावत। ये इस रूप में भी आप इनको समझ सकते हैं कि आपको ध्यान होगा, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो लोकसभा चुनाव में जब गणेश गोदियाल पौड़ी से compete कर रहे थे, तो पता चला कि चुनाव के बीच में इनकम टैक्स वाले उनके घर पर पहुंच गए थे और फिर ये खबर आई कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप अपना कांग्रेस पार्टी का जो आपने नामांकन किया आप उसको विड्रॉ कर लें, तो ये सब चीजें पैचअप हो जाएंगी। इससे पहले आपको तब भी ध्यान होगा, जब 2016 में दल बदल हुआ था, उस वक्त भी वो ईडी वाले, सीबीआई वाले और इनकम टैक्स वाले गणेश गोदियाल के इर्द गिर्द आपको दिखाई दे। कई प्रकार की जांचों की बात भी आई और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं उस पार्टी में शामिल हो गए भाजपा में, लेकिन गणेश गोदियाल डिगे नहीं। अभी कुछ दिन पहले महेंद्र भट्ट का बयान आ रहा था कि कोई बहुत बड़ी टूट जो है कांग्रेस पार्टी में होने वाली है। तो लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि शायद जो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, जो ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है, क्या ऐसे कोई समीकरण भाजपा ढूंढ रही थी कि कांग्रेस के कुछ लोगों को शामिल कर लिया जाए और फिर अपने किसी सांसद को जो है इस्तीफा दिलवाकर जो है सीएम जो है बना दिया जाए। ये एक तो ये बातें थी। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये आदमी हिला नहीं, और मेरा मानना है कि जितनी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने मतलब इनको अध्यक्ष बनाने में लगाई, उससे कहीं ज्यादा ताकत जो है भाजपा गणेश गोदियाल को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए लगा रही थी। ये बहुत मतलब जो बात है कहीं छुपी नहीं है। यही प्रकरण हरक सिंह रावत वाला था। हरक सिंह रावत ने जब भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, तो तब से आपने देखा उनके यहाँ सीबीआई उनके घर में बैठी हुई है, ईडी वालों के नोटिस चल रहे हैं, उनके घर के लोगों के सबके बयान हो रहे हैं, उनके हो रहे हैं और तमाम तरह की बातें। और फिर सीबीआई ने हरक सिंह को क्लीन चिट दी। उसके बाद हरक सिंह का बयान आया कि इस ईडी वाले का बहुत इलाज मैं वहां कर दूंगा, क्या नाम इसका, कोर्ट में। उन्होंने कहा सब फैब्रिकेटेड है, सब झूठे मुकदमे। तो जिस दौर में लोग डर के मारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से जा रहे थे, उस दौर में ये दो नेता वहां नहीं गए। तो मुझे लगता है कि एक तो ये फैक्ट था कि इन दोनों को जो है गणेश गोदियाल को अध्यक्ष के रूप में कमबैक करवाया गया और हरक सिंह को इस पोजीशन में लाया गया। जो प्रीतम सिंह का सवाल है, तो निश्चित रूप से प्रीतम सिंह के बारे में कुछ दिन पहले आपने उनसे भी सुना होगा, हरीश रावत से। जब पूरे प्रदेश में ये उसका चुनाव हारे पंचायत का, तो जिला पंचायत देहरादून जीते हैं। देहरादून जीतने के पीछे हरीश रावत ने कहा कि भाई ये प्रीतम सिंह है जिनकी कारण हमें जीत हासिल हुई है। बल्कि वो तो एक कदम आगे जाके ये भी कह रहे थे कि 2027 की कमान प्रीतम सिंह को दी जानी चाहिए। फिर कुछ दिन बाद उनको लगा कि कुछ जल्दीबाजी हो रही है, फिर उन्होंने इन 4 नेताओं के नाम लिए, 3 ये थे और चौथे जो है करण मारा भी थे। तो ये जो टोटल सिनेरियो है, मेरा मानना है कि उस अंदाज में कांग्रेस कम बैक करना चाह रही है कि एक उनको लगता है कि जो लोग इन संस्थाओं से डरे नहीं, सीबीआई आए, ईडी आए, इनकम टैक्स आए, कोई भी आए, अगर आप इनसे तब नहीं डरोगे अगर आपने कोई गलत काम किया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसीलिए इक्वेशन बनाई गई। इस इक्वेशन के साथ जो और बड़ा फैक्ट है वो ये है कि जो लीडर अपोजिशन है वो दलित है, वो आपके यशपाल आर्या,
वो कुमाऊं में है, और जो उपनेता प्रतिपक्ष है वो खटीमा से भुवन कापड़ी है, जिन्होंने जो है पुष्कर सिंह धामी को हराने का काम किया था। तो मुझे लगा जो उनका हम्म राजनीतिक जो मतलब गणित है, जो गुणा भाग है, जातीय क्षेत्रीय तमाम तरह के जो इक्वेशन जोड़ी गई होंगी, उसके अनुसार गढ़वाल कुमाऊं का, राजपूत ब्राह्मण का, दलित का, और ये सारा चीजें जो है इसमें जोड़ी गई हैं, और इसी अंदाज में हम्म। इस तिकड़ी को जो है काम सौंपा गया है। हाँ, तो गजेंद्र भाई आप बता रहे हैं कि एक तो आपने ये बताया कि जो समीकरण साधे गए हैं, क्षेत्र का समीकरण साधा गया है, शायद जाति का भी समीकरण साधा गया होगा। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग डरे नहीं हैं, लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त था? कांग्रेस के पास क्या इनके अलावा भी कोई विकल्प था, या ये मजबूरी वाला चुनाव है? दरअसल होता है क्या है ना, जब आपके पास बहुत सारे विकल्प नहीं होते, आपने करण हम्म, मारा को भी अध्यक्ष बना के देख लिया, आपने उससे पहले प्रीतम सिंह भी अध्यक्ष थे, उससे पहले किशोर उपाध्याय वहां अध्यक्ष थे, किशोर उपाध्याय से पहले वहां यशपाल आर्य थे, यशपाल आर्य से और पहले हरीश रावत थे। तो इन हम्म, 25 सालों के भीतर ये जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, इन सबको मतलब पूरा टेनर काम करने को मिला। इनमें हरीश रावत थे जिनको दो दो बार भी मिला काम करने के लिए। इसमें एकमात्र गणेश गोदियाल ऐसा चेहरे थे जिनको सिर्फ 6 महीने का जो है समय मिला, और उस 6 महीने के हम्म, भीतर चुनाव में चले गए। चुनाव में हारते ही जो है गणेश गोदियाल ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो शायद उनको भी लगा कि इस दौर में भी अगर अपनी पार्टी के प्रति कोई वफादार है, तो निश्चित रूप से जब आप इतना बड़ा दल बदल प्रदेश में हो तब नहीं गए, उसके बाद जब आप पार्टी की हार होगी तो आप उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। मतलब आपने कहा कि भाई अगर हार हो रही तो उसके हार के लिए खुद जिम्मेदार अध्यक्ष है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यही कारण रहा होगा कि उनको गणेश गोदियाल पे ज्यादा भरोसा रहा। हम्म। तो आप गणेश गोदियाल को किस तरह से देखते हैं गजेंद्र भाई? मतलब लीडर के तौर पे 2024 का जो उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, उससे उन्होंने अपना एक बड़ा समर्थक वर्ग बनाया है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो उनकी रीच बहुत लोगों तक हुई है। जिस अंदाज में उन्होंने वो चुनाव लड़ा, भले ही हार गए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा समर्थक वर्ग अपना बनाया है। तो एक लीडर के तौर पे इस चुनाव इस फैसले को किस तरह देखते हैं कि गणेश गोदियाल को कमान सौंपी गई है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की? जिस दौर में लोग इन बड़े एजेंसी से डर रहे हैं, गणेश गोदियाल ने हम्म, कुछ दिन पहले फिर इस सरकार को चुनौती दी, और मैं उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा भाई आप लोग मुझ पर मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उस क्षण का इंतजार कर रहा हूं जब आप केदारनाथ जी में सोना चोरी को लेकर जो मेरे आरोप हैं, मैं उन आरोपों पे आज भी कायम हूं। और उन्होंने कहा अगर तुम में दम है तो जरा जरा मुकदमा करके दिखाओ। इन्होंने कहा करते हैं, लेकिन अभी तक किया नहीं। एक और जिस जिस दौर में सब लोग डर रहे होते हैं, उस समय एक नेता ये कहता है कि मेरे ऊपर मुकदमा करके दिखाओ और मैं लड़ता हूं। उन्होंने ये भी, मैं उनका बयान सुन रहा था कि अगर मैंने कोई गलत तरीके से कोई संपत्ति अर्जित की है, पैसा कमाया, तो सरकार उसको छीन ले, इनकी एजेंसियां उसको छीन ले। तो निश्चित रूप से जो जो उनके भीतर डर खत्म हुआ, जो डर नहीं उनके भीतर, मुझे लगता है एक तो उनके अंदर वो गुण था, दूसरा उन्होंने जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहते हुए एक छवि ये जाती है कि जितने लोग अध्यक्ष बने वो सब विवादों में रहे, और वो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वहां से 1 रुपए भी वेतन नहीं लिया। तो एक ये बात उनके साथ प्लस देगी। दूसरा क्या है कि वो 2 विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा चुनाव हारे। इसके बावजूद आज की तारीख में भी जब कल इस बात की घोषणा हुई कि भाई गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो गणेश गोदियाल उस समय रुद्रप्रयाग में बहुत इंटीरियर में किसी गांव में थे। उससे कुछ घंटे पहले वो चमोली में थे। उससे 2 दिन पहले वो जो है पौड़ी में कहीं रामलीला के कार्यक्रम में। तो उससे पहले आपने जब उत्तराखंड में भीषण आपदा थी तो आपने देखा कि वो आदमी नॉन स्टॉप चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो भाव होता है एक नेता के भीतर, मतलब आप सिर्फ चुनाव जीतेंगे तभी नेता नहीं हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनको, अच्छा एक बात और मैंने देखी, इन 4 वर्षों के भीतर पुष्कर सिंह धामी जो की लीडरशिप में जो सरकार चल रही है, इस सरकार में करण मारा हो, आपके जो है प्रीतम सिंह हो, आपके यशपाल आर्य हो, हरीश रावत हो, कोई भी हो, ये 4 बड़े नेता, इनके बारंबार हमने जो है मुख्यमंत्री जो धामी है उनके साथ फोटोग्राफ्स देखे, और बहुत हम्म, बहुत सारी फोटोग्राफ देखी उनकी, उनकी तारीफ करते हुए देखे, बहुत झुककर प्रणाम करते हुए देखा गया। इनमें एकमात्र गणेश गोदियाल थे जिनके बारे में ये कहा गया कि इस आदमी की रीढ़ सीधी है। ये बड़ी बात थी। और ऐसा नहीं हम्म, कि जो जो आदमी पॉलिटिक्स करता है उसको इन हम्म, साधन संसाधनों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप सब सरकार के सामने झुक नहीं रहे हैं। और डे वन से, मतलब जिस दिन से वो अध्यक्ष पद से हटे भी, तो मैंने देखा कि लगातार ऐसा शायद ही कोई वाकया इस प्रदेश में हुआ जब उन्होंने बाकायदा पुष्कर सिंह धामी का नाम लेकर
बीजेपी गवर्नमेंट को न गरियाया हो, तो इस प्रकार की कुबत किसी दूसरे नेता में हमने देखी नहीं। जो दूसरे तीसरे हम्म। चौथे नेता इनके पूरे इस पार्टी के, वो लोग कहते थे कि भाई हम्म। ये सरकार गलत कर रही है, ये फला कर रही है, ढिमका कर रही है। लेकिन इनमें से मैंने एकमात्र गोदियाल को देखा जिन्होंने बाकायदा पुष्कर सिंह धामी नाम लेकर उन पे तमाम तरह की जो आलोचनाएं की, उन पे जो आरोप लगे, जो तमाम तरह की बातें की, ये खुलकर किया। और निश्चित रूप से इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को, सॉरी, कांग्रेस पार्टी को लगा होगा कि ये व्यक्ति फाइट कर सकता है। तो अगर इनको हम्म। इनको सामने चेहरा खड़ा किया जाए तो निश्चित रूप से जो जिस जिस प्रकार से आपने करण मारा के कार्यकाल में देखा, भारी संख्या में उनकी पार्टी के लोग भाग गए। और जब वो हम्म। भागते जा रहे थे तो करण महारा का बहुत ही जो मतलब अपरिपक्व बयान मैं कहूंगा कि एक पार्टी के जब अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि जिसे कल जाना वो आज ही चले जाए। फिर हमने देखा वहां विजय पाल सजवाण चले गए, मालचंद चले गए, वहां से जो दीपक बिजनौर थे, ये तो तीन ऐसे चेहरे जो आपके कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़े। दिनेश हम्म। अग्रवाल चले गए, आपके किशोर हम्म। उपाध्याय तो और उनसे और पहले चले गए थे। ये तमाम मतलब उनके अध्यक्ष बनने के बाद मुझे लगता है कि करीबन 1 दर्जन से ऐसे ज्यादा चेहरे जो विधानसभा चुनाव लड़े थे वो भाग गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई उस पार्टी में कंट्रोलिंग नहीं है। तो निश्चित रूप से हम्म। अगर आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी का अध्यक्ष ये बयान दे रहा है कि भाई जिसे कल जाना आज चले जाए, तो वो बहुत उनके लिए नुकसानदायक। उनके लिए तो खैर क्या नुकसानदायक हुआ, उनको तो खैर वो कृपा से मिला ही था पद, पर उनके हम्म। कारण उनकी पार्टी को जो है बहुत नुकसान हुआ। और उनकी पार्टी हम्म। का सवाल सिर्फ इतना नहीं, बल्कि वो चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, उस कारण जो है जो जनता के सवाल है वो रह जाते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो विपक्ष का मजबूत रहना और सीधी रीढ़ के साथ खड़ा रहना बेहद जरूरी है। जी। तो गजेंद्र भाई बता रहे हैं कि गणेश गोदियाल ने ऐसे समय में जबकि झुकने की होड़ मची हुई थी विपक्ष में भी, कांग्रेस में भी, गणेश गोदियाल ने अपनी रीढ़ सीधी रखी और शायद इसका भी उन्हें इनाम मिला है। तो गजेंद्र भाई, तो गणेश गोदियाल की बात हो गई, आपने प्रीतम सिंह की भी बात कर ली। प्रीतम सिंह जो हैं, हालांकि उनको लेके तमाम तरह की चीजें होती हैं कि वो कई बार वो जो है मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखते हैं। लेकिन ये हरक सिंह रावत हाल में बड़े एक्टिव दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ सूंघ लिया है, कुछ भांप लिया है, या वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं 2027 के चुनाव के लिए कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, और वो आखिरकार मिली। लेकिन हरक सिंह रावत साहब की बहू तो बीजेपी में है, और मैनेजमेंट जो चुनाव का कांग्रेस का संभालेंगे, हरक सिंह वो कांग्रेस का संभालेंगे। तो ये जो इस तरह के जो सिचुएशन है, ये क्या अड़चन पैदा नहीं करेगा, दिक्कत पैदा नहीं करेगा? हरक सिंह की जो नियुक्ति है, हरक सिंह को जो जिम्मेदारी मिली है, उसे किस तरह देख रहे हैं? और जो आपने प्रीतम सिंह के लगा कि मित्र विपक्ष के रूप में जो भूमिका थी, उस भूमिका को हमने इसलिए सदन के सामने देखा कि जब राजकुमार ने दल बदल किया, पुरोला के विधायक थे, उनकी विधायकी को समाप्त करने के लिए प्रीतम सिंह ने चिट्ठी भी लिखी और खुद विधानसभा अध्यक्ष मिले, उनको इस्तीफा देना पड़ा। जब प्रीतम पंवार की विधायकी को लेकर, राम सिंह खेड़ा की विधायकी को लेकर सवाल आए, तो प्रीतम सिंह ने सदन में खड़े होकर कहा कि भाई चूंकि ये लोग निर्दलीय जीत कर आए थे, अरे किसी दल में चले गए तो इनकी विधायकी खत्म की जाए, और वो किया गया। लेकिन जब स्टिंग वाले विधायक खानपुर के बात आई तो प्रीतम सिंह ने चुप्पी साध ली। उनके साथ जो लीडर अपोजिशन यशपाल आर्य हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली। उनकी पार्टी के जितने 19-20 विधायक है, सारे के सारे चुप हो गए। तो भाई आपका क्या, आपके परिवार का कोई स्टिंग हो रखा है? आपका कोई उससे वाइड इंटरेस्ट है क्या? आपकी कोई क्लोजनेस है क्या? आपके कोई व्यापारिक रिश्ते? ऐसे वो तमाम सवाल इसलिए सामने आते हैं कि जब आप एक एक लड़ाई लड़ रहे हैं किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये भ्रष्टाचार, ये गलत काम राजकुमार, प्रीतम पंवार और राम सिंह खेड़ा ने किया। जब उसी काम को उमेश कुमार कर रहा है, उसने दल बदल किया है, उसकी याचिका वहां सदन में लगी है, ऋतु खंडूड़ी इस फाइल को दबाकर बैठी है, तो आपने मौन धारण क्यों कर लिया? ये गंभीर सवाल है और ये बड़ी पुख्ता बात है कि प्रीतम सिंह ने वहां मित्र विपक्ष वाली भूमिका निभाई। कि आपका क्या मतलब, उमेश कुमार से क्या याराना आपका है? जो बात आपने हरक सिंह को लेकर कही कि वो वापस जो है उनको इतना पद दिया गया है, उनकी बहू जो है भारतीय जनता पार्टी में, मेरा जो अपना अनुभव है, मेरा अनुभव ये कहता है कि हरक सिंह की बहू भले ही भाजपा में हो, हरक सिंह की बहू को भाजपा टिकट नहीं देगी, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है कि उनको किसी प्रकार से वहां जो है टिकट नहीं मिलने वाला है। हरक सिंह रावत को ये जो भूमिका दी गई है इलेक्शन कैंपेन वाली, उसके पीछे मेरा मानना है कि हरक सिंह ने भी वो जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सारे से पार पाकर और लगातार
जिस प्रकार से एक के बाद एक वो हमलावर सरकारों पर हैं, वो उनके पुराने ऐसे लेकर नए घोटालों को लेकर मुखर सामने बात रख रहे हैं, पॉलिटिकल बात रख रहे हैं, और उस दौर में रख रहे हैं कि जिस दौर में एक डर का माहौल है, जिस दौर में आपके बहुत सारे लोग डर डर के वहां जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उस कारण हरक सिंह का चयन किया गया कि हरक सिंह के पास एक तो 1991 से विधायक बनने का अनुभव है, वो मिनिस्टर रहे हैं, लीडर अपोजिशन रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं, तमाम दलों में भी हो रहे हैं। तो जो राजनीति का गुणा भाग है, जो राजनीति के समीकरण है, उन बातों का अनुभव हरक सिंह को बहुत बेहतर ढंग से है। और कोई कुछ भी कहे, हरक सिंह के पास आज भी प्रदेश भर में पार्टी से अलग हटकर भी एक ऐसा वर्ग है जो उनका बहुत बड़ा फैन है। उनके जीवन में बहुत सारी प्लस माइनस चीजें हो सकती है और है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारी जांचों की बात आई, बहुत सारे आरोपों की बात आई, तमाम तरह के आरोप भी लगे, सब चीजें हुई, लेकिन इसके बावजूद हरक सिंह ने एक ऐसी फैन फॉलोइंग पूरे स्टेट में क्रिएट की हुई है। तो मुझे लगता है कि उसी को देखते हुए उनको लगा होगा, क्या नाम, कांग्रेस पार्टी को, कि अगर इनको इलेक्शन कैंपेन का जिम्मा सौंपा जाए तो ये आदमी कुछ कर सकता है। हम्म। तो वैसे हरक सिंह जैसे आप बता रहे हैं गजेंद्र भाई की उनकी एक अलग तरह की फैन फॉलोइंग है, और अभी हाल में जब वो मैदान में होते हैं तो उन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस को बता दिया कि अपोजिशन को कैसा होना चाहिए, जो सड़क पे उतर के लड़े, चाहे वो गढ़वाल मंडल मुख्यालय में कमिश्नर का बैठने का मसला हो या और भी मसले हों। तो हरक सिंह जिस तरह मोर्चा खोले थे उससे इतना तो है कि हरक सिंह में दूसरी एक उनमें ये एक बड़ा हुनर है कि वो अलग अलग विधानसभा सीटों से लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। तो ये बहुत रेयर है, दुर्लभ है। गजेंद्र भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि आपने भी बताया कि भाई कांग्रेस तो खाली हो चुकी है और 27 में कांग्रेस को 70 कैंडिडेट तो चाहिए चाहिए। कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारी सीटों पे संकट है। तो ये तिकड़ी क्या उसमें क्या कमाल कर पाएगी? मतलब अगर आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है लड़ने के लिए तो ये नेता क्या कर लेंगे? क्या ये एक बड़ा चैलेंज होगा इनके सामने? मेरा मानना है कि अगर जिस प्रकार तिकड़ी बनाई गई है, तो एक ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस छोड़कर गए। उनका कहना था कि करण मारा के रहते हुए हम इस पार्टी में नहीं रह सकते। दिनेश अग्रवाल ने चौराहे पर ये बात कही, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मतलब पर्दे के पीछे बोलते थे। बहुत सारे लोग, मतलब जब इन जनरल बात होती थी कि भाई तुम जिस पार्टी ने तुम्हें 4-4 5-5 बार टिकट दिया, जिस पार्टी ने तुम्हें विधायक बनाया, इन तमाम पोजीशन पर दिया, सांसद का टिकट दिया, तुम आखिरकार उसे छोड़ के क्यों गए? तो वो लोग कहते थे कि करण मारा की एरोगेंसी के कारण गए। तो निश्चित रूप से, चूंकि जो प्रीतम सिंह है, प्रीतम सिंह भले आज देहरादून चक्राता के विधायक हैं, वो टिहरी लोकसभा जब 2019 वाला लड़े थे, तो आपको ध्यान होगा कि उन 14 विधानसभाओं के वो नेता हैं। आज की तारीख में भी जब टिकट भरते हैं तो वो तय किया जाता है कि भाई उस सीट से जो आदमी सांसद रहा है वो उस मसले में बैठेगा। इसी प्रकार से गणेश गुडियाल आपके इस वाले सेक्टर से आगे, पौड़ी वाले से उधर जो है, जो बाकी नेता भी, मेरा मानना है कि ये तिकड़ी अगर कायदे से इनकी आपस में ट्यूनिंग सही हो गई, अगर इन लोगों ने ये ठान लिया कि निश्चित रूप से हमें जो सरकार बनानी है, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, वो लोग जो आज भी फेस हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भाजपा में जाके न तो भला हुआ है ना ये होना है। ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग वहां पर है जिनका फ्यूचर यही सिक्योर है। तो मेरा मानना है कि इन सब तीनों लोगों की पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो लोग जो छिटक कर चले गए उनको वापस लाया जाए। उनको वापस लाकर अगले 1 साल के भीतर उनको इस प्रकार के तैयार किया जाए ताकि वो 27 में जो है फाइट कर सके, वो इस उसके साथ खड़े हो कि वो जिताऊ चेहरे हैं। अगर इस काम को करने में ये सफल हो गए, तो निश्चित रूप से जो माहौल है, जो पिछले 4 साल में सब देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक कभी कोई विधायक बोल रहा है, कभी कोई संगठन का व्यक्ति कह रहा है, कभी सीनियर मोस्ट एमएलए कह रहे हैं कि हमारी चल नहीं रही है, कभी कह रहे हैं पुलिस वाला हमारी नहीं सुन रहा है, कोई कह रहा है जो है कप्तान हमारी नहीं सुन रहा, कोई कह रहा डीएम नहीं सुन रहा है, कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही। चुफाल साहब का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि मेरी फाइलें गायब कर दी गई। ये जो माहौल है, ये माहौल निश्चित रूप से उसको कैश करने की इन लोगों की मुझे लगता है प्रायोरिटी रहेगी। और अगर ये लोग इस ग्राउंड पे आ गए मैदान में, तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जा रही होगी, तो उनके सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज बेइंतहा पैसा है, बहुत सारी ताकतें हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको हराया नहीं जा सकता। अगर इन लोगों ने पूरी जिम्मेदारी से काम कर लिया, हरीश रावत वाला एंगल हो
या यशपाल आर्य वाला हो, भुवन कापड़ी वाला, जितने भी लोग इनके चारों तरफ हैं, अगर ये लोगों ने ठान लिया कि भाई ये दो सरकारें चली गई, 17 में भी नहीं आए, 22 में नहीं आए, और अगर यही हाल रहे तो आगे नहीं आ पाएंगे, तो अगर ये सब लोग यूनाइट हो गए, क्योंकि उनके लिए तो कहा जाता है कि कांग्रेस को तो कोई दूसरा नहीं हराता है, कांग्रेस को हराने के लिए तो कांग्रेस के भीतर ही लोग बैठे हैं। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, मैंने तुम्हारा जो है धर्मपुर में पोस्टर देख लगा, वो बोला हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तो और लोग भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मेरे को टिकट मिलेगा तब तो जीत सकते हैं, लेकिन दूसरे की कोई गारंटी नहीं। तो जब तक जिस पार्टी के जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनके भीतर, किसी भी पार्टी के लिए बहुत सामान्य बात है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई तैयारी कर रहा हूं, ये नहीं सोचेगा कि प्रत्येक को तैयारी करनी चाहिए, जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए काम करना है। जब तक वो भाव नहीं आएगा तो कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती। और चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें पेच कसने वाले बहुत सारे लोग हैं, वहां विधायकों को, मंत्रियों को, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते, वहां बंदी से हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। महेंद्र भट्ट भले ही यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन जो हम महामंत्री संगठन है वो उनसे पूछने जाते हैं कि भाई साहब कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, कौन सा कुर्ता आज पहना है, कौन से जूते पहन के कल जाना है, ये बाकायदा पूछा जाता है। ये बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता मतलब उनके जो कंट्रोल है उनका संगठन स्तर पे वो बहुत मजबूत है, और कांग्रेस के भीतर उस प्रकार की स्थिति नहीं है। इसीलिए इन लोगों की जो जिम्मेदारी हो लगती है मुझे कि काफी जो है चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन अगर यूनाइट होकर लड़े तो निश्चित रूप से कुछ जो है बड़ा देखने को मिल सकता है। तो यूनाइट होके लड़े तो बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। ये जो चेंज हुआ है कांग्रेस में, इससे बदलाव की जो है बुनियाद रखी जा सकती है, जैसा गजेंद्र भाई बता रहे हैं। गजेंद्र भाई, आखिरी सवाल, तो जिस तरह कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि ये 3 चेहरे हमारे 27 के चुनाव के होंगे, प्रमुख चेहरे होंगे, तो क्या हम ये माने कि उत्तराखंड में कांग्रेस हरीश रावत से आगे बढ़ चुकी है अब? दरअसल वो तो हरीश रावत का खुद ही बयान था कि अब तो मैं मार्गदर्शक वाली भूमिका में हूं मैं, और मैं तो सिर्फ इनको वॉकअप करने के लिए पीछे से खड़ा हूं। एक एग्जाम्पल मेरी समझ में अभी मेरे को याद आया, अभी 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने भुवन कापड़ी से पुष्कर सिंह धामी को हारते हुए देखा है, लेकिन इससे ठीक पहले जो 2017 का चुनाव था, उस 17 के चुनाव में जो पुष्कर सिंह धामी की जीत का जो फैक्टर था वो शायद किसी को मालूम नहीं है। वहां पर उनकी स्थिति बेहद खराब थी, और जब स्थिति खराब थी तो जो तमाम तरह के सर्वे आए, तो एक दिन यशपाल आर्य से मेरा डिस्कस हो रहा था उस दौर में, तो यशपाल आर्य ने कहा कि यशपाल आर्य को वहां कंपेन करने के लिए नहीं जाया गया, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। तो यशपाल आर्य की रैली से, यशपाल आर्य के कार्यक्रमों से, उनकी जनसभाओं के ही असर से वो जो है सीट बदली गई, वरना उस समय भी उनके लिए वहां पर जीतना बहुत मुश्किल था। अब अगर यही पैटर्न रहा, चूंकि यशपाल आर्य वहां उस क्षेत्र का एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये दूसरी बात है कि वो बीच में भाजपा में चले गए, हालांकि आज कांग्रेस में आके फिर वो लीडर अपोजिशन हो गए। ये वो तमाम जो चीजें हैं, अगर ये इसी प्रकार चलती रही तो निश्चित रूप से ये जो समीकरण है जो 2027 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, ये बेहद जो है चौंकाने वाले होंगे। आपका मूल सवाल था क्या, मैं मेरे मिस हो गया ये वाले वो करते हुए। मैं कह रहा था कि क्या इन 3 चेहरों को आगे करके कांग्रेस ने ये मैसेज भी दे दिया है कि हरीश रावत से आगे बढ़ गई है, मतलब हरीश रावत अब कोई फैक्टर नहीं है कांग्रेस के भीतर उत्तराखंड में? हरीश रावत और भगत सिंह कोश्यारी इस प्रदेश के दो ऐसे चेहरे हैं जिनको आप कभी भी डिनाई नहीं कर पाएंगे। ये लोग जिस दिन बिस्तर में भी पड़े होंगे उस दिन भी आप ये नहीं मान सकते कि पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, और इनको आप दरकिनार करके कुछ कर लेंगे। आपने देखा हरीश रावत तो बिस्तर में पड़े थे वहां दिल्ली में, और धारचूला में मतलब ना वो नामांकन के लिए गए ना प्रचार के लिए गए, और वो इजीली वहां चुनाव जीते। इन लोगों के भीतर जो राजनीति है भगत सिंह कोश्यारी और हरीश रावत के, अगर कांग्रेस पार्टी का आज ये जो तिगड़ी बनी हुई है, जो हरीश रावत के साथ भी जो है करण मारा, ये सब लोग भी अगर कोई ये मान ले कि वो हरीश रावत को डिनाई कर देंगे, हरीश रावत को मतलब उनसे पिंड छुड़ाने वाली कोशिश करेंगे, वो उन सब लोगों की बहुत बड़ी भूल होगी। और जैसे होता ना कि घर का कोई भी सीनियर व्यक्ति है, वो चाहे घर में कहीं एक कोने में पड़ा है, लेकिन पूरे परिवार को क्या होता है, एक ताकत मिलती है। घर में ताला नहीं लगा, उनको लगता है कि हाँ यार दादाजी घर में बैठे हैं, पिताजी घर में बैठे हैं। एक उस प्रकार की भूमिका किसी भी सीनियर व्यक्ति की होती है, जैसे घर के भीतर होती है, उसी प्रकार से नेताओं की। और अगर आप हरीश रावत जैसे
उस खांटी व्यक्ति को इस प्रकार से किनारे फेंक के और इस प्रकार की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से ये लोग जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो हरीश रावत भले ही फेस नहीं है संगठन में, लेकिन गजेंद्र रावत कह रहे हैं कि आप उनको किनारे नहीं कर सकते। हरीश रावत का अपना वजन है, हरीश रावत का अपना ऑरा है, अपना जलवा है। भले ही वो बिस्तर में पड़े रहे, लेकिन वो उनकी अपनी ताकत है, उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वो लोगों को जानते हैं, वो पहचानते हैं। तो गजेंद्र भाई, कांग्रेस के इस नए बदलाव के बाद के जो समीकरण है उनको आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला गजेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ओके, नमस्कार।